हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को पढ़ते हैं। कैसे महंगाई बढ़ जाता है, कैसे महंगाई कम हो जाता है मार्केट में, और कैसे बैंक कभी लोन महंगा कर देता है, कभी सस्ता कर देता है। ये सब कैसे होता है, इस बात का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमको आज दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो रेपो रेट नहीं, इसको आर बोलते हैं। दूसरा रिवर्स रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए, पहले रेपो रेट पढ़ना शुरू करते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। देखिए, किसी भी बैंक, जो कोई भी बैंक होता है, उसका दो काम होता है। किसी बैंक का दो काम होता है, या तो वो हम पैसा ले जाकर जमा करेंगे तो उसे स्वीकार करेगा, और नहीं तो दूसरा काम उसका क्या होता है, वो हमें लोन प्रोवाइड करता है, यानी लोन देता है। यानी कि किसी बैंक का, देख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा पहले। बैंक का दो काम होता है। एक तो जमा को स्वीकार करना, जमा को स्वीकार करना, और दूसरा क्या होता है, ऋण देना, यानी लोन देना। ठीक है। अब एक बात समझिएगा, अगर हम पैसा आरबीआई के पास ले जाकर पैसा जमा कर रहे हैं, आरबीआई के नहीं पास, ये बैंक के पास ले जाकर पैसा जमा कर रहे हैं, अगर 100 रुपये जमा कर रहे हैं तो ये हमें 4% ब्याज देगा। बैंक हमें कितना ब्याज देगा? 4%। एक बात ये मान के चलते हैं, लेकिन जब हम बैंक से 100 रुपये उधार ले रहे हैं, यानी कि जब लोन ले रहे हैं, तो बैंक हमसे ज़्यादा पैसा वसूलेगा, यानी बोलेगा कि हम 6% पे तो आपको लोन देंगे, यानी कि 6% उधार लेंगे आपसे, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट लेंगे आपसे। तो एक बात समझ लीजिए कि जमा करेगा तो कम पे जमा करेगा, और जब हमें लोन देगा तो ज़्यादा परसेंटेज पे देगा। इससे क्या होता है, बैंक की कमी चलती है। अगर ये 4% पे ही लेकर 4% पे ही लोगों को दे दे, तो फिर ये क्या कमाएगा, और ये नहीं कमाएगा तो बैंक चलेगा कैसे? तो बैंक को चलने के लिए ये डिफरेंस होता है इसमें। लेकिन ये डिफरेंस मिनिमम 4% का होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नहीं, अगर यहाँ 4% दिया तो 8% पे देगा, इस तरह का डिफरेंस होता है। तो बैंक का दो काम, या तो एक पहला काम ये है कि वो जमा को स्वीकार करेगा, और दूसरा काम क्या है कि वो ऋण उपलब्ध कराएगा। अगर जमा स्वीकार करता है 4% पे, तो हमें ऋण कितना पे देगा? 8% पे देगा, ताकि 4% का प्रॉफिट वो कमा सके। तो बैंक का ये काम होता है। तो एक और छोटा सा बात समझ लेते हैं इसको समझने के लिए, कि देखिए, किसी भी देश में जो बैंक होता है, हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, यानी सेंट्रल बैंक होता है। और हमारे जो देश का सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक, ये है आरबीआई, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और देखिए, आरबीआई है ना, यही सारा कंट्रोल करता है, मार्केट को कंट्रोल करता है। मार्केट में तरलता को कम करना है, तरलता को ज़्यादा करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, यानी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, अस्फीति को कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है। जितना सारा काम है, ये आरबीआई के द्वारा ही होता है। और दूसरा और काम क्या करता है, ये करता कैसे है, सब मार्केट को कंट्रोल करता कैसे है, तो जितनी रेट्स एंड रेशियोज होती हैं, रेट्स एंड रेशियोज, इसको आगे पढ़ेंगे रेशियोज क्या होती है, इसमें परिवर्तन करके। और इसी रेट और रेशियो में हम दो रेट पढ़ने वाले हैं आज, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो ये रेट्स में दो रेट पढ़ने वाले हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। यानी कि जब भी इसको मार्केट को कंट्रोल करना होगा आरबीआई को, तो रेपो रेट को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। इसी तरह रिवर्स रेपो रेट या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, घटाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आखिर रेपो रेट है क्या। देखिए, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये रेपो रेट, रेपो रेट को समझने के लिए एक काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं आरबीआई, आरबीआई, ये समझ लीजिए कि आरबीआई का घर है, आरबीआई है। ठीक है। एक होता है बैंक, बैंक बैंक किससे जुड़ा होता है? बैंक आम जनता है जुड़ा होता है। उसके बाद जो उसके नीचे जो आता है, वो आता है कस्टमर, कस्टमर, यानी कि कस्टमर में हम और आप होंगे, और कौन होगा, यानी कि
जो भी जानता है वो कस्टमर में होगा। तो समझिएगा इस बात को, एकदम प्रैक्टिकली समझिए। जब आपको बैंक में उधार लेने जाना है, अगर आपको बैंक में उधार लेने जाना है तो आप किसके पास जाइएगा? सिंपल सी बात है, बैंक के पास जाइएगा। लेकिन जब बैंक को उधार लेना होता है ना तो आरबीआई के पास जाता है। बैंक को जब उधार लेना है तो होता है तो आरबीआई के पास जाता है। इसी तरह जब आपके पास ज़्यादा पैसा जमा हो जाएगा ना, जब आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप जाइएगा बैंक में जमा करने। एक बात समझिएगा, जब आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो बैंक में जमा करने जाइएगा। इसी तरह सेम क्या होता है कि जब बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो ये भी ले जाकर आरबीआई के पास जमा कर देता है। जब आप अपना पैसा जमा कीजिएगा बैंक में तो आपको भी कुछ परसेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। यानी मान लीजिए कि आप 100 रुपये जमा करते हैं, आपको 4% इंटरेस्ट देगा बैंक आपको। इसी तरह अगर बैंक भी आरबीआई के पास जमा करता है तो इसको कुछ परसेंट इंटरेस्ट मिलता है। ये बात क्लियर है एकदम। जब हमको जमा करना है बैंक में, अगर हम पैसा जमा करेंगे तो हमको ब्याज देगा ही बैंक। उसी तरह बैंक में जब आरबीआई के पास जाकर जमा करेगा पैसा तो आरबीआई भी बैंक को ब्याज देगी। सेम कंडीशन देखिए दूसरा, अगर हमको लोन लेना है तो बैंक से लोन लेंगे, बैंक के पास ही जाएंगे। तो बैंक जब हमको लोन देगी तो हमसे कुछ परसेंट इंटरेस्ट वसूलेगी। यानी कि मान लीजिए कि हमसे 6% पे इंटरेस्ट ले रही है, यानी कि अगर हम लोन ले रहे हैं तो हमें 6% चुकाना पड़ रहा है। सेम वही बात समझिए, जब बैंक को भी लोन लेना होगा तो आरबीआई से लोन लेगी। जब बैंक के पास पैसा खत्म हो जाएगा तो वो किसके पास जाएगी? मैंने हमारे पास पैसा खत्म हो गया, हम जाएंगे बैंक के पास लोन लेने। मान लीजिए बैंक के पास भी पैसा खत्म हो गया तो फिर तो गड़बड़ है भाई। तो उस टाइम क्या करती है, बैंक जाती है आरबीआई के पास और आरबीआई से पैसा लोन लेती है। तो जब आरबीआई से पैसा लोन लेगी तो आरबीआई भी कुछ, जो भी लोन देगा वो तो ब्याज लेगा ही लेगा। तो आरबीआई भी कुछ परसेंट ब्याज इससे वसूलती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आरबीआई इसको 4% पर ब्याज दे रही है बैंक को। यानी कि बैंक जब ब्याज ले रहा है तो आरबीआई 4% पे ब्याज दे रही है, 4% वसूल रही है। यानी बैंक को 4% अधिक चुकाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? जब इसको अधिक चुकाना पड़ रहा है तो ये जब हमें लोन देगा तो 4% से ज़्यादा पर देगा। यानी मान लीजिए कि ये दे रहा हमें, मान लीजिए कि ये हमें दे रहा है, 8% पे। यानी कि ये समझिए बात को, बैंक को मिल रहा है 4% पे लोन। यानी कि अगर बैंक 100 रुपया ले रहा है तो इसको 104 रुपया चुकाना है आरबीआई को। तो जब ये 104 रुपया चुकाएगा और मान लीजिए वहीं 100 रुपया कस्टमर को देता है तो 8 रुपया कस्टमर से वसूलेगा। यानी हम लोगों से 8 रुपया वसूलेगा, तभी तो ये 108 रुपया लेगा, तभी तो 104 रुपया देगा, तभी तो 4 रुपये का फायदा इसको होगा। तो हमेशा जो ये बैंक जो कस्टमर को पैसा देता है उस पर अधिक लोन वसूलता है जितना कि उसको मिलता है। यानी कि एक बात बताइए, एक बात तो यहाँ समझ में आ रहा होगा कि अगर ये आरबीआई अपना रेट जो 4% से 3% कर दे, कम करके 3% कर दे, यानी कि अब बैंक को 1% कम मिल रहा है उधार, तो बैंक भी कस्टमर को बोलेगी ठीक है भाई 1% हमको कम मिल रहा है, हम भी तुमको 1% कम देंगे। यानी कि जब आरबीआई अपना ये रेट कम करेगी तभी बैंक भी अपना रेट कम कर देगी। सेम कंडीशन होता है। और जब उल्टा चलेंगे तो इसको समझते हैं, पहले इसको समझ लें। तो देखिए, अब बैंक गई आरबीआई के पास लोन लेने के लिए और आरबीआई बोल रही है कि 4% पे लोन देंगे। आरबीआई बोल रही है 4% पे लोन देंगे, और ये जो परसेंट है ना, जिस परसेंट पे लोन दे रही है वो रेपो रेट है। एकदम समझ लेना है, एकदम क्लियर समझ लेना है। और ये जो लोन देती है ना आरबीआई रेपो रेट पे, ये हमेशा अल्पकालीन होता है, यानी कम टाइम के लिए होता है, अल्पकालीन होता है, यानी 91 दिन तक होएगा। तो जिस रेट पर आरबीआई बैंक को उधार देगी वो रेपो रेट। अब एक और बात समझिए, लेकिन एक कंडीशन ये होता है कि बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, यानी कि लोग पैसा जमा कर दिए यहाँ, तो बैंक ले जाएगी आरबीआई के पास पैसा जमा करने। और जब आरबीआई के पास पैसा जमा करेगी तो आरबीआई कुछ परसेंट बैंक को देगी इंटरेस्ट के रूप में। तो मान लीजिए कि आरबीआई बैंक को 2% इंटरेस्ट दे रही है। अगर बैंक इसके पास 100 रुपया जमा कर रहा है तो आरबीआई इसको
102 रुपया वापस कर रही है। तो जिस रेट पे बैंक आरबीआई स्वीकार कर रहा है ना इसके जमा को, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, इसको ट्रिपल आर बोलते हैं। देखिए, यानी कि अगर बैंक जमा करती है, यानी कि आरबीआई जमा करती है बैंक से 100 रुपये, तो उस पर 2% का इंटरेस्ट लगा के इसको देगी, तो ये होगा रेपो रेट। यानी कि एक सिंपल भाषा में समझे, अगर बैंक ले जाके पैसा जमा कर रही है आरबीआई के पास तो रिवर्स रेपो रेट, और आरबीआई लोन दे रहा है बैंक को तो रेपो रेट। कई बुक्स में ऐसे लिखे होते हैं, कई लोग बोलते भी हैं कि देखो ऐसा है कि बैंक आरबीआई उधार लेती है बैंक से, तो आरबीआई उधार लेती नहीं है बैंक से, आरबीआई क्यों उधार लेगी? आरबीआई ये बैंक खुद ले जाकर उसके पास जमा करता है। अगर कहीं लिखा हो तो उसको सही मान लीजिए कि आरबीआई बैंक से उधार लेती है। तो जब आरबीआई उधार लेगी तो जिस रेट पे उधार लेगी, यानी जिस रेट पे उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, वो होगा रिवर्स रेपो रेट। अब आइए समझते हैं, अगर मान लीजिए कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला कंडीशन ये लिखते हैं कि रेपो रेट को हम शॉर्ट में लिखते हैं डबल आर। अच्छा, ये अगर बढ़ जाता है, रेपो रेट बढ़ जाता है, क्या मतलब है समझिए। यानी कि ये आरबीआई जो है बैंक को ऋण देगी, रेपो रेट क्या है, आरबीआई बैंक को ऋण देगी, और मान लीजिए 4% पर ऋण दे रही है, मान के चलते हैं। तो जिस परसेंट पर ऋण दे रही है रेपो रेट, अभी रेपो रेट बढ़ गया, यानी कि 4 से बढ़ के ये 6% हो गया, 6% हो गया। अब देखिए इस मामला में क्या होगा, सबका मन क्या कहता है। जैसे आप सोचते हैं अगर आपको लोन महंगा मिले तो आप लीजिएगा, नहीं लीजिएगा। बैंक को पहले 4% पे लोन मिल रहा था, अब आरबीआई बोल रहा है 6% पे देंगे, तो ये बैंक बोलेगा कि नहीं तो ठीक है, फिर अपना रखो, हमको लोन नहीं लेना है। या फिर लेगा भी तो बहुत कम मात्रा में लेगा, जितना उसको जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेगा। तो इस केस में क्या होगा, जब बैंक लोन ही नहीं लेगा तो इसके पास पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, बैंक के पास नहीं रहेगा, तो बैंक की साख सृजन क्षमता कम होगी, बैंक की साख सृजन क्षमता साख सृजन क्षमता कहने का मतलब उधार देने की क्षमता, ठीक है। तो जब बैंक आरबीआई से लोन नहीं लेगी तो बैंक के पास पैसा कम रहेगा, जब बैंक के पास पैसा कम रहेगा तो लोगों को पैसा कम देगी, यानी कि इसके बैंक के साख सृजन क्षमता में कमी आएगी। जब लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा, लोगों के पास पैसा कम जाएगा, तो इससे क्या होगा, तरलता में कमी आएगी, यानी कि तरलता कम होगा। तरलता कहने का मतलब है मार्केट में पैसा कम होगा, जितना मार्केट में पैसा पहले था उससे कम हो जाएगा, या फिर जितना मिलना चाहिए था। यानी कि अगर 4% पे बैंक उधार ले रही थी तो लोगों को भी कम रेट पे दे रही होगी। यानी कि अगर पहले एक समझिए कि अगर आरबीआई बैंक से 4% पर लोन ले रही है तो लोगों को दे रही होगी 6% पे, ये मान के चलते हैं एक बात। लेकिन अब इसको 6% पे मिलेगा तो ये कितना पे देगी, 8% पे देगी। तो ये पब्लिक के लिए भी लोन महंगा हो गया, नहीं हो गया। यानी कि अगर एक कस्टमर है, यहाँ समझिए कस्टमर है, ये इसको पहले मिल रहा था 6% पे लोन, ये कस्टमर को पहले मिल रहा था 6% पे लोन, लेकिन जब से आरबीआई रेपो रेट बढ़ाई है, यानी 4 से 6 करी है, तब से इसको मिल रहा है 8% पे लोन। तो इस टाइम कस्टमर क्या करेगा, लोन लेना बंद कर देगा। जब लोन ही नहीं लेगा, जब तो मार्केट में पैसा नहीं रहेगा, मार्केट में पैसा नहीं रहेगा मतलब तरलता में कमी आएगी, तरलता में कमी आएगी। तरलता में कमी का मतलब पैसा नहीं रहेगा मार्केट में। जब मार्केट में पैसा नहीं रहेगा तो डिमांड, वस्तु और सेवा की मांग, वस्तु और सेवा की मांग में कमी आएगी, मांग में कमी आएगी। जब वस्तु और सेवा की मांग में कमी आएगी, यानी जब भी पैसा नहीं है मार्केट में, पैसा है नहीं मार्केट में, तो इसका मतलब ये है कि कोई सामान खरीदेगा कैसे, पैसा रहेगा तब तो खरीदेगा। तो पैसा नहीं है तो इसका मतलब डिमांड कम हो गया है, और जब डिमांड कम हो जाता है मार्केट में तो वस्तु का कीमत घट जाता है।
कीमत घट जाता है। कीमत घटने का मतलब महंगाई कंट्रोल, यानी कि मुद्रास्फीति नियंत्रित। यहाँ क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। तो देखिए इसमें कर क्या रहा है, अगर आरबीआई, छोटा सा ये कनेक्शन है, इसको समझ लीजिए। आरबीआई अगर अपने रेपो रेट को बढ़ा रही है ना, तो इससे मुद्रास्फीति कम हो रही है। कैसे? आरबीआई अगर 6% कर रही है, यानी 4% 6% कर रही है, तो बैंक पहले की मात्रा में कम उधार लेंगे। जब बैंक कम उधार लेंगे तो इनके पास पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो लोगों को पैसा देंगे कहाँ से? जब लोगों को पैसा नहीं देंगे, जब लोगों को पैसा नहीं देंगे तो तरलता कम होएगा, मार्केट में पैसा कम रहेगा। जब मार्केट में पैसा कम रहेगा तो कीमतें सारी चीज़ की घट जाएंगी, क्योंकि कोई पैसा रहेगा नहीं करेगा, कोई खरीदेगा क्या? जब कीमत घट जाएगी तो मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। ये तो एक केस हुआ। दूसरा केस समझते हैं। मान लीजिए कि आरबीआई रेपो रेट को कम कर दे, यानी रेपो रेट को कम कर दे। अब समझिए रेपो रेट कम होगा तो क्या होगा, समझिएगा। ये पहले रेपो रेट था 4%, अब 4% से आ गया 2%। जब रेपो रेट 4% से 2% पे आ गया तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये बैंक चाहेगी कि देखो भाई लोन सस्ता हुआ है। यानी देखिए, ये समझिए एक बात, रेपो रेट 4% से 2% हो गया, यानी बैंक के लिए लोन सस्ता हो गया। जब बैंक के लिए लोन सस्ता हो गया तो बैंक चाहेगी जितना मात्रा में हो सके हम आरबीआई से उधार ले लें। अगर ये 2% पे उधार ले रही है तो जनता को कितना परसेंट पे देगी? 3 या 4% पे मान लेते हैं। अब समझिए, इसको ऐसे लिखते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगा। पहले 4% था, तो बैंक देती थी 6%, कस्टमर को 6% पे देती थी। जब बढ़ गया तो कस्टमर को मिल रहा था 8% पे, जब घट गया तो कस्टमर को मिलेगा 4% पे। ये सब कस्टमर के लिए है, ठीक है। अब देखिए, ये बैंक अपना रिवर्स रेपो रेट रेपो रेट को कम किया, यानी 4% से 2% किया, यानी बैंक के लिए लोन हो गया है सस्ता। जब बैंक के लिए लोन सस्ता हो गया तो आरबीआई से लोन ज़्यादा मात्रा में लेगी बैंक। आप समझिए, ये बैंक के पास बहुत सारा पैसा रहेगा, जब लोन लेगी तो पैसा ही जाएगा बैंक के पास। और जब बैंक के पास पैसा आ गया तो लोगों को पहले 6% पे देती थी, अब चूंकि इसको 4% से 2% पे मिला, यानी कि 2% कमी हुआ है, तो ये भी कस्टमर को कितना परसेंट पे देगी? पहले 6% देती थी तो अब 4% पे देगी। अब समझिए, पहले कस्टमर यानी कि जनता जो था, कस्टमर, इसको 6% पे लोन मिलता था, अब मिल रहा है 4% पे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कस्टमर के लिए लोन हो गया है सस्ता, हो गया ना। पहले 6% में मिलता था, अब 4% में मिल रहा है, तो कस्टमर के लिए लोन सस्ता हुआ। जब कस्टमर के लिए लोन सस्ता हुआ तो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोन लेंगे, और जिसको कुछ काम भी नहीं होगा वो भी जाकर लोन लेके बैठ जाएगा, कुछ ना कुछ खरीद लेगा, यही काम होएगा ना। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए, जब आरबीआई अपना रिवर्स रेपो रेट कम करेगी तो बैंक अधिक मात्रा में लोन लेंगे, अधिक मात्रा में, यानी बैंक लोन में वृद्धि होगी। जब बैंक में लोन में ज़्यादा लेंगे तो बैंक का साख सृजन क्षमता बढ़ेगा। बैंक का साख सृजन क्षमता, बैंक की साख सृजन क्षमता बढ़ेगा, यानी कि बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा ज़्यादा रहेगा। और जब बैंक के पास ज़्यादा लोन देने के लिए पैसा रहेगा तो मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा, यानी लोग ज़्यादा पैसा लेगा। इससे क्या होगा? तरलता बढ़ेगा। देखिए, तरलता का मतलब मार्केट में पैसा, जितना पैसा है मार्केट में उतना ही ज़्यादा तरलता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तरलता बढ़ेगा यानी सबके पास पैसा है, तो इसमें जब सभी के पास पैसा रहेगा ना तो वस्तु और सेवा की कीमत बढ़ जाता है। यानी कि जब सबके पास पैसा है तो डिमांड भी सब कोई करेगा,
पहले किसी के पास पैसा नहीं था तो कोई डिमांड नहीं करता था, अभी पैसा सबके पास है तो सब कोई डिमांड करेगा। और जब किसी सामान का डिमांड ज़्यादा होता है तो उसका कीमत ऑटोमेटिकली वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। तो इसमें मांग यानी डिमांड, डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो कीमत भी बढ़ेगा, कीमत भी बढ़ेगा। अब समझिए, कीमत बढ़ने का मतलब मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति बढ़ गया यानी कि महंगाई बढ़ गया। तो अब समझिए, अगर बैंक अपना रेपो रेट को कम करेगा तो महंगाई बढ़ेगा, और कहीं रेपो रेट को बढ़ा दिया तो महंगाई कम होगा। ये हुआ रेपो रेट का कनेक्शन। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जस्ट इसके उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, बैंक ले जाके आरबीआई के पास अपना अधिक पैसा जो होता है उसको जमा करता है, और जो पैसा जमा करता है उस पर आरबीआई बैंक को कुछ पैसा देता है। और जो भी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है ना, रेपो रेट और रिवर्स, इस सब का निर्धारण करता है आरबीआई, यानी कि ये तय करेगा कि कितना परसेंट पर ब्याज देना है, कितना परसेंट पर ब्याज नहीं देना है। अब देखिए, यहाँ समझिए रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, अगर ये रिवर्स रेपो रेट क्या था, ये बैंक है, ये बैंक है, ये आरबीआई है। ये बैंक ले जाके पैसा जमा कर दिया, और ये बैंक जितना परसेंट ब्याज देगा, यानी कि ये आरबीआई जितना परसेंट ब्याज देगा बैंक को, यही रेट होगा ये रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब समझिए, मान लीजिए कि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा रहे हैं, यानी कि कौन बढ़ाएगा, हमेशा बढ़ाएगा या घटाएगा, ये सब काम करेगा आरबीआई। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है समझिए। ये मान लीजिए पहले 5% था, पहले ये रिवर्स रेट था 5%, तो बैंक कितना, अगर 5% है तो पहले बैंक मान लीजिए कुछ पैसा जमा करती थी, जमा करे ना करे, मान लीजिए इसको समझ लेते हैं। अगर ये बढ़ गया यानी 5% से हो गया 6%, ये बात को समझिए। अगर ये रिवर्स रेपो रेट अगर 5% है, इसका मतलब क्या है कि बैंक को 5% ब्याज मिलेगा, लेकिन अब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा के 6% कर दिया। इसका मतलब अब बैंक को पहले से ज़्यादा लोन मिला, पहले ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। यानी पहले अगर 100 रुपये जमा करती थी तो इसको कितना, 100 रुपये जमा करती तो 5 रुपये मिलता था। 100 रुपये जमा करती थी तो 5 रुपये मिलता था। अब 100 ही रुपया जमा करेगी तो इसको 6 रुपये मिलेगा, यानी कि फायदा ज़्यादा होगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, यानी कि ट्रिपल आर अगर बढ़ गया तो बैंक को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, यानी ज़्यादा उस वहाँ से इसको ब्याज मिलेगा। अब समझिए, बैंक मान लीजिए पहले कुछ पैसा जमा करती थी, लेकिन जब आरबीआई अपना रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक चाहेगी कि जितना जितना ज़्यादा पैसा हो सके हम रिवर्स आरबीआई के पास ले जाके जमा करें। जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक सोचेगी कि जितना जितना ज़्यादा पैसा हो सके उतना पैसा हम ले जाके आरबीआई के पास जमा करें। और इस केस में क्या होगा, ये बैंक के पास पैसा हो जाएगा कम, बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा। और जब बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा तो साख सृजन क्षमता में, साख सृजन क्षमता भी हो जाएगा कम। और देखिए, साख सृजन क्षमता कम होने का मतलब तरलता कम हुआ ना। जब बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो उसको उधार देने की कैपेसिटी नहीं रहेगी, उधार देने की कैपेसिटी कम हो गई तो लोगों के पास उधार नहीं जाएगा, तो तरलता कम होगा, तरलता कम होगा तो मांग बढ़ेगा, नहीं मांग कम होगा। पैसे नहीं रहेगा तो लोग कहाँ से खरीदेगा, कुछ हो कहाँ से डिमांड करेगा, तो मांग हो जाएगा यहाँ फिर से कम। और मांग कम हुआ तो मुद्रास्फीति भी
कम। अब समझिए, जब वस्तु सेवा की मांग ही नहीं है, जब डिमांड ही नहीं है, तो कीमत बढ़ेगा कैसे? कीमत घट जाएगा। जब डिमांड नहीं रहता तो कीमत घट जाता है। आप समझिए इस बात को। ये जब आरबीआई अपना रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया है, तो मुद्रास्फीति घट गया है। यही कंडीशन लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट पहले था 5%, बढ़ाया किया 6%, अब इसको घटा कर रहा है 4%। यानी कि मान जब घट जाएगा तो क्या होगा? अब घट जाने की कंडीशन में क्या होगा समझिए। पहले बैंक पैसा जमा करता था तो इसको 5% ब्याज मिलता था, लेकिन अब जमा करेगा तो 4% ब्याज मिलेगा इसको। तो जब 4% ब्याज मिलेगा तो ये सोचेगा कि अब क्यों जमा करना भाई, नहीं जमा करेंगे, जमा नहीं करेंगे, या फिर कम मात्रा में जमा करेंगे, बहुत ज़्यादा जमा नहीं करेंगे। और जब जमा नहीं करेगा तो क्या होगा? साख सृजन क्षमता, यानी कि पैसा बैंक के पास रहेगा और बैंक के पास पैसा रहेगा तो साख सृजन क्षमता बढ़ जाएगी। जब साख सृजन क्षमता बढ़ेगी तो तरलता भी बढ़ेगी। जब तरलता बढ़ेगी तो जब तरलता बढ़ेगी, डिमांड में, मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा तो तरलता बढ़ जाएगी। तरलता बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो एक छोटा ऐसा कनेक्शन इसको जिसको समझ लीजिएगा कि अगर आरबीआई बैंक को घटाता है बढ़ाता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो रिवर्स रेपो रेट को कम करेगा ना, रिवर्स रेपो रेट को कम करेगा तो बैंक पैसा कम जमा करेगी। अच्छा, एक इसी कंसेप्ट में इसको समझिए, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है। इसको समझिए, ये मान लीजिए कि ये रिवर्स रेपो रेट पे बैंक पर क्या असर पड़ेगा। बैंक पर क्या असर पड़ेगा? अगर रिवर्स रेपो रेट कम होता है तो बैंक की साख सृजन क्षमता कम होगी। अगर रिवर्स रेपो रेट कम होता है, रिवर्स रेपो रेट कम होने का मतलब क्या है कि बैंक उसके पास ले जाके, आरबीआई के पास ले जाके पैसा कम जमा करेगी, कम मात्रा में जमा करेगी। और कम मात्रा में जमा करेगी तो बैंक का साख सृजन क्षमता बढ़ेगा, यानी कि उस पैसा उसके पास ही रहेगा। उसी तरह अगर कम मात्रा में जमा करेगी और पैसा उसके पास ज़्यादा रहेगा तो कस्टमर को पैसा ज़्यादा दे पाएगी। तो सम अप करें अगर सबको, तो एक ये हुआ कि रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई के पास उधार हो जाता है, यानी बैंक ले जाके पैसा आरबीआई को देगा और आरबीआई को बैंक को उधार चुकाना है। और रेपो रेट में क्या था? रेपो रेट में था बैंक को ये आरबीआई उधार देती थी। जो भी परसेंटेज आई रेपो रेट है, ये जो भी परसेंट है रिवर्स रेपो रेट। अब चलिए इस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक और बात समझ लीजिए कि ये जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो निर्धारण है आरबीआई करता है, और आरबीआई ही पूरे मार्केट को संचालित करता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को ये ऊपर नीचे करने का एक ही मकसद होता है आरबीआई का, कि वो मार्केट को कंट्रोल कर सके, मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सके और तरलता को कंट्रोल कर सके। अब आइए इस दो टॉपिक पे कुछ सवाल को देखते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। चलिए सवाल देख ले एक बार।